ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भाजपा प्रत्याशी के जन समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनको आप सब लोग भली भांति जानते हैं, इस पूरे क्षेत्र का उन्होंने लंबे समय तक आप सबके बीच में काम किया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आप सबके पूर्व सांसद, जिनको आप सब लोगों ने सुना, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, अभी अभी जिनको इस आम चुनाव में आप सबने बड़े मंत्र से, भारी बहुमत से यहां से चुनाव जितवाकर भारत की संसद में भेजा, आपके लोकप्रिय सांसद भाई अनिल बलूनी जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री, जो आप सब लोगों के लिए लगातार यहां काम करते हैं, भाई सौरभ बहुगुणा जी, और आज जिनके समर्थन के लिए, जिनको अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, और उन्होंने अभी बहुत विस्तार से अपनी बात आप सबके सामने रखी है। बहन आशा नोटियाल जी, विधानसभा के संयोजक और रुद्रप्रयाग के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा श्री आदित्य कोठारी जी, विधानसभा के संयोजक और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मेरे बहुत पुराने साथी भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल शाह जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई भोपाल राम टंटा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अमरदेव शाह जी, जिला अध्यक्ष भाई महावीर सिंह पवार जी, हमारे अभी जिनका आपने यहां पर संबोधन सुना, भाई श्री कुलदीप सिंह रावत जी, श्री दान सिंह रावत जी, ऋषि कंडवाल जी, शकुंतला जगवाड़ जी, विजय कपड़वाड़ जी, बाचस्पति सेमवाल जी, दिनेश उनियाल जी, भारत भूषण भट्ट जी, विनोद देवसाली जी, श्रीमती बीना बिष्ट जी, भाई कुलदीप आजाद जी, राय सिंह राणा जी, अनुसुईया भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष दीना राणा जी, अनिल कोटियाल जी, त्रिलोचन भट्ट जी, सविता भंडारी जी, प्रदीप राणा जी, राजेंद्र लाल जी, गजेंद्र चौधरी जी, अरविंद गोस्वामी जी, विजय राणा जी, अरुण बेंजवाल जी, श्वेता पांडे जी, सुमन तिवारी जी, रघुवीर बिष्ट जी, अनूप सेमवाल जी, भास्कर संबल जी हमारे, और देवेश नोटियाल जी समेत हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण उपस्थित, मातृशक्ति हमारे पुष्टि जी, और सभी आए हुए दूर दूर से संचालन करने वाले गंभीर सिंह बिष्ट जी, और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका, और जैसा कि मुझे बताया गया है यहां पर, बहुत प्रातःकाल से ही आप सब लोग यहां पर आए हुए, प्रातःकाल 10 बजे से आप सब लोग यहां एकत्र हो गए। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हैं। बहन आशा जी को समर्थन देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र उकीमठ से आए हुए सभी माताओं बहनों को, मेरे नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों का मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, और ओंकारेश्वर धाम और पंच केदार की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। आज के इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत हमारी शैला दीदी, पूर्व विधायक, जिन्होंने केदार घाटी के विकास के लिए अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा और आशा जी ने स्वयं भी कहा कि उन सभी कार्यों का स्मरण करते हुए
उनको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। वे केदार घाटी के विकास के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। हम शैला दीदी के उस सपने और उन कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा केदार की कृपा से, आप सबके समर्थन से वो काम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर बहन आशा नोटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आप सबका मत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जो विकास की गति है, उस विकास की गति को और तेज करने के लिए नितांत आवश्यक है। श्रीमती आशा जी को आप सब जानते हैं और मैंने भी लंबे समय से, पिछले 25 सालों से मैं बहन आशा के साथ काम करता रहा हूं और जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जब से काम कर रहा हूं, मैंने हमेशा देखा कभी भी वो अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास नहीं आई। जब भी आई तो पूरे केदार घाटी के लोगों के लिए, अगस्त मुनि के लोगों के लिए, हमारे उखी मठ के लोगों के लिए, हमारे चौमासी के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए हमेशा मेरे पास आती थी और कहती थी, कभी कभी भाई साहब, ये किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, वो बहुत गरीब परिवार का है, उसकी सहायता करनी है, कोई भाई कोई बहन कोई अस्पताल में भर्ती है तो उसको जो है आर्थिक सहायता देनी है, उसका इलाज ठीक से करवाना है। इतनी सरलता से काम करने वाली राजनीति के क्षेत्र में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जैसा बहन आशा जिस प्रकार से काम करती है। हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पावन भूमि से, बाबा केदार से किस प्रकार का रिश्ता है। 2021 में मुझे याद है 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की इसी पुण्य भूमि से उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होंगे। हर दृष्टि से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि केदारनाथ क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी 20 नवंबर को आप सब लोगों ने अपना अमूल्य मत और अपना समर्थन बहन आशा दीदी को देना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत जिस बुलंदियों को छू रहा है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत और हरेक भारतवासी की जो पहचान बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, हम सब गदगद हैं। आज पूरा विश्व भारत की बुलंदियों के आगे नतमस्तक है और हम पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज एक और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अनेक कानून देश के अंदर लागू किए, चाहे वो सीएए का कानून हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना हो, या 3 तलाक जैसे अभिशाप को हटाने का काम हो। भाइयों बहनों, ये सारे कार्य उनके दृढ़ संकल्प से ही संभव हो पाए। आज उनके नेतृत्व में हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर एक नागरिक को उसका अधिकार और सम्मान प्राप्त हो रहा है। हम भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निरंतर अपने राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आप सबको आज यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अनेक क्षेत्रों में आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती होनी प्रारंभ हो गई है। हम आज नीति आयोग की जो रिपोर्ट इस वर्ष की आई है, 2024 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट सूचकांक में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के
सतत विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहले राज्य के रूप में आया है भाइयों बहनों। इसी प्रकार रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में भी हमारा राज्य उभर कर आगे आया है, जहां रिकॉर्ड 4.4% बेरोजगारी दर में कमी लाकर राष्ट्रीय औसत वो भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त भी हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनको पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चाहे यूसीसी लागू करना हो देश के अंदर, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सारी कार्रवाई उसकी पूरी हो गई है। भाइयों बहनों, अभी बहन आशा ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया कि देश का सबसे कठोर नकल का कानून, सख्त नकल का कानून हमने लागू किया है, और इस नकल का कानून लागू होने के बाद 3 वर्षों में 18,000 से भी ज्यादा नौकरियां अभी तक हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल चुकी हैं। भाइयों बहनों, डेमोग्राफिक जो काफी परिवर्तन आ रहा है, ये पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी हम पूरी तरह से सजग हैं, पूरी तरह से हम इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमने हमारे प्रदेश का जो मूल स्वरूप है वो खराब न हो, हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमने देवभूमि की पवित्रता को और इसकी संस्कृति को नष्ट न होने देने का संकल्प लिया है। इसीलिए हमने चाहे लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। प्रदेश के अंदर 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, पिछले दिनों आप सबके सामने वीडियो आ रहे थे कि कुछ लोग खाने के सामानों में, खाद्य वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में थूकने का काम कर रहे थे। एक षड्यंत्र के तहत थूक जिहाद चला रहे थे। भाइयों बहनों, हमने कहा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक थूक जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देवभूमि की अपनी एक पवित्रता है। हमने दंगा रोधी कानून बनाया है। अब प्रदेश के अंदर कोई दंगा करेगा तो उस दंगे से जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं इस पवित्र भूमि से आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम जिस प्रकार से हमने कई कठोर निर्णय अभी तक लिए हैं, जल्दी ही आने वाले समय में हम सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे हमारे प्रदेश की जमीनों को बचाने के लिए। यहां पर जो जिस प्रकार से आज घुसपैठ हो रही है, उस घुसपैठ को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा नारा है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। जरा मेरे साथ आप सब दोहराएंगे एक बार, किया है, करेगी सिर्फ भाजपा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने केदारनाथ विधानसभा के लिए भी कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, और आप सबके आशीर्वाद से आगे भी करते रहेंगे। जब शैला दीदी का 9 तारीख को जब उनका देहांत हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था कि जब तक केदारनाथ को नया विधायक नहीं मिल जाता, तब तक मैं केदारनाथ विधानसभा के लिए एक विधायक के रूप में जो काम करना होगा वो काम मैं करूंगा। और आप सब लोगों ने देखा है कि हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ ऑल वेदर रोडें बनी है, बाबा केदार का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। भाइयों बहनों, आप सबने देखा आपदा के दौरान जब भारी लैंडस्लाइड के कारण जो बाबा केदार का पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको हमने जल्द से जल्द ठीक किया और 15 दिन के अंदर पैदल मार्ग को पुनः चालू करने का काम किया था। भाइयों बहनों, 31 की रात को आपदा आई थी और 1 तारीख को प्रातःकाल हम सब लोग, पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है, इसमें से अधिकांश लोग आप सबके बीच में थे। ये हमारी सरकार इस क्षेत्र की समस्याओं को समाधान के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, इसी का परिणाम है। आपने पहले भी देखा होगा, पहले के समय में किस प्रकार से होता था, आप सबको याद है किस प्रकार से अधिकारीगण, किस प्रकार से तंत्र काम करता था। हम सब अगर दोनों समय की तुलना करेंगे तो हमको उसका अंतर साफ मालूम चलेगा। भाइयों बहनों, एक और हमारी भाजपा की सरकार है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो आज भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरने का काम कर रही है। आपको याद होगा किस प्रकार देश में
कांग्रेस की सरकार के दौरान रोज नए नए घोटाले और घपलों का खुलासा हुआ करता था। कांग्रेस ने घोटालों में नभ, जल और थल तीनों में से किसी को नहीं छोड़ा, पाताल में भी नहीं छोड़ा, जमीन में भी नहीं छोड़ा और आकाश में भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देश के अंदर जाति आरक्षण, भाषा, क्षेत्र और तुष्टीकरण के आधार पर फूट डालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन देश की जनता ने इन्हें करारा जवाब दे दिया। अभी अभी आपने देखा हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जनता ने कांग्रेस के झूठ और पाखंड को एक सिरे से नकार कर दिया और तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बना दी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी बाबा केदार हम सब उत्तराखंड वासियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज अपनी रोटियां सेकने के लिए बाबा केदारनाथ के नाम पर भी झूठ फैलाने, घिनौने कृत्य करने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों इन लोगों ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं। अरे भाई, क्या ऐसा हो सकता है? क्या देश में कोई दूसरा केदार धाम बन सकता है क्या? सच तो यह है कि कुछ उत्तराखंड के रहने वाले लोगों ने वहां एक मंदिर बनाया था और दिल्ली में रह रहे कुछ उत्तराखंड वासियों और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर मैं भी उसके शिलान्यास कार्यक्रम में चला गया था। और हमें जैसे ही लगा, मेरी बात हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, महेंद्र भट्ट जी से, जैसे ही बात हुई तो हमने कहा कि इस मंदिर का नाम केदारनाथ धाम रखना कतई उचित नहीं होगा। हमने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी, सौरभ भावड़ा जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर बैठे हैं। हमने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाए कि अब देश के अंदर हमारे केदारनाथ धाम समेत चाहे कोई भी मंदिर, कोई भी धाम, इसके नाम से देश में कहीं भी कोई दूसरा मंदिर नहीं बना पाएगा। भाइयों बहनों, और हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने तो ये प्रस्ताव लिया है, हमने ये कार्रवाई कर दी, दूसरी सरकारों को भी लिख दिया है कि कहीं भी जो है हमारी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है, क्योंकि हमारे धामों की जो आस्था और श्रद्धा है वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही मंदिर एक बार पहले मुंबई में भी बना था। भाइयों बहनों, तब ये लोग क्यों चुप थे और इन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं करी? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमने इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई उस समय बद्रीनाथ मंदिर बना था मुंबई में, तो आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं कहा? आज आप सब लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां तक भी कहा गया कई बार कि मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ की शिला लेकर दिल्ली उस मंदिर में गए थे। मैं आज इस पवित्र भूमि से, इस बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी झूठी बातें करने वाले, इनका हिसाब अब बाबा आप ही करना, अब आप ही करना। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चला कि कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे थे कि चार धाम यात्रा को उधर मोड़ दिया है, कैथली धाम भेज दिया है, जागेश्वर धाम भेज दिया है। भाइयों बहनों, क्या कोई ऐसा कर सकता है? कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया है तो वो ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करेगा, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। बाबा उसको बुलाएंगे। अभी हमारे सांसद बलूनी जी और हम बात कर रहे थे, भाई साहब निशंक जी, कि हम लोगों को आज दर्शन करने जाना है। अगर बाबा की इच्छा होगी तो बाबा बुला लेंगे, हम चले जाएंगे। वहां तो कोई दूसरा बिना बाबा की इच्छा के जा सकता है क्या? आप लोग बताइए एक बार। नहीं, बाबा की जिसकी इच्छा होगी उसी को तो बाबा बुलाएंगे। तो इस प्रकार के जो है झूठी बातें करते हैं। मैं आप सबसे आज मैं बड़ा भावुक हो रहा हूं जब हमारी बहन ने इतना शानदार यहाँ पर हम सबको भावुक करने वाला गीत सुनाया। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मेरे लिए न जाति पाति महत्व रखती है, न क्षेत्र मायने रखता है। और मेरे जीते जी मैं जब तक भी इस दायित्व में हूं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज विश्वास दिलाता हूं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग देखिए, आपदा आई, आपदा में किस प्रकार से काम हुआ। 600 करोड़ से भी ज्यादा की केवल घोषणा नहीं हुई है। 600 करोड़ की ये केवल ये नहीं कि अगस्त मुनि के मैदान में हम लोग घोषणा करके नहीं गए। हमने जितनी घोषणाएं करी भाइयों बहनों, जितने आप सब लोगों के बीच में से जो भी यहाँ की जरूरतों के हिसाब से हमारे यहाँ के लोगों ने तय किया, हमने सारी घोषणाओं के बाद सबके शासनादेश निकाले हैं। और ये 600 करोड़ तो कम कह रहे थे, कितने हो जाएंगे सौरभ जी? अगर ये कह रहे थे एक विधायक के
कालखंड में, एक कालखंड में छोड़िए, 2 कालखंड में छोड़िए, 3 कालखंड में भी इतनी योजनाओं की स्वीकृति नहीं होती है भाइयों बहनों। इतनी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। और मैंने आपसे जो वायदा किया था या जो मैंने वचन दिया था कि मैं जब तक आपका विधायक नहीं मिलेगा तब तक मैं विधायक के रूप में काम करूंगा, मैंने अपना वचन निभाया है। और ऐसा नहीं है कि अब आशा जी विधायक बनने वाली हैं, आप सब बनाने वाले हैं, उसके बाद भी मैं कोई आपको छोड़ने वाला हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं। हम सब लोग आशा जी के पीछे खड़े होकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इन झूठी बातें फैलाने वालों से पूछिए कि जब जब यहाँ पर मुसीबत आती है, जब जब आपदा आती है, तब ये कहां चले जाते हैं? ये कांग्रेस के लोग जवाब दें कि उस समय ये क्या करते हैं। भाइयों बहनों, ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास कोई भी उत्तर नहीं है, कोई काम इन्होंने किया नहीं है। अगर कोई काम किया होता तो जवाब देते, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा इनसे। इन लोगों ने केवल हमारी धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाने का काम किया है, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से बाबा केदार धाम सहित इस श्री केदारनाथ विधानसभा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी डबल इंजन की सरकार इस पवित्र स्थल की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए, देवभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अब आप सबसे मैं वचन लेने आया हूं। आप सबको आज एक सौगंध देने आया हूं